नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हम स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, और जीओसी में सेकंड बेसिक लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले जानते हैं कि बेस होता क्या है। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ बेस स्ट्रेंथ। ठीक, तो सबसे पहले जाने बेस क्या है। कोई भी सब्सटेंस कौन सब्सटेंस ऐसा है जिसे हम बेस कहेंगे। तो देखिए, जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन दे रहा था वो तो क्या ला रहा था, एसिड। किसी भी सब्सटेंस को अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो अगर वो क्या करे, H प्लस रिलीज कर रहा था तो एसिड था। अब बेस में क्या है, अगर सब्सटेंस क्या करे, OH आयन रिलीज करे। अगर सब्सटेंस OH आयन डोनर है तो क्या कहलाएगा, बेस। या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे, मतलब लोन पेयर रिलीज करे, तो वो क्या कहलाएगा, बेस। और यह एसिड का रिवर्स हो जाए कि H प्लस को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो OH आयन डोनर हो या इलेक्ट्रॉन डोनर हो और यह H आयन का क्या हो, एक्सेप्टर हो, वो क्या कहलाएगा, बेस। तो बेस में क्या होगा, जिस भी तो बेस की पहचान क्या होगी, अगर कंपाउंड के अंदर, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बेस होगा। या फिर उसके पास वो लोन पेयर डोनेट करे, मतलब उस पर लोन पेयर हो तो क्या होगा, बेस होगा। और या फिर उस पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज का मतलब दोनों तरीके से ले सकते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, तो वो लोन पेयर डोनेट करेगा। किस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। या उल्टा कह सकते हैं कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो H प्लस को इजिली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेस की पहचान क्या होगी, अगर मॉलिक्यूल्स के पास OH ग्रुप हो या फिर उस पर लोन पेयर हो या फिर उस पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो वो बेसिक नेचर को शो कर सकता है, यानी कि बेस की तरह एक्ट कर सकता है। चलिए, अप्रोच फॉर द डिटरमाइनिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर, अगर हमारे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक, किसके पास बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो समझें। जो भी सब्सटेंस क्या करेगा, लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, वो क्या कहलाएगा, बेस। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिलीज करेगा, लोन पेयर को रिलीज करेगा, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो बेसिक जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ देखिए, तो जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो बेस, और जो लोन पेयर जितनी जल्दी डोनेट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी के। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, लार्ज हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लार्ज किसके पास होगी, जिसके पास साइज क्या हो, छोटा। तो अगर साइज छोटा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो जल्दी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है। तो अगर ग्रुप के एलिमेंट हैं, अगर ग्रुप के एलिमेंट हैं डोनर एटम, डोनर एटम मतलब जो लोन पेयर डोनेट करेगा, अगर जो लोन पेयर डोनेट करेगा, अगर वो डोनर एटम किस, हम सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे कि डोनर एटम कौन है। अगर डोनर एटम ग्रुप के हुए तो ग्रुप में डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और साइज जिसका छोटा होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, तो वो उतनी जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है, या कह सकते हैं उसके लोन पर डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, अगर डोनर एटम हुए, अगर डोनर एटम हुए ग्रुप पीरियड के एलिमेंट हुए, तो उस केस में डोमिनेट फैक्टर रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो तो अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच के रखेगा, अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा। तो जल्दी लोन पेयर को डोनेट कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इजिली क्या कर देगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, अगर डोनर एटम ना तो ग्रुप के हैं ना पीरियड के, वो सेम है, डोनर एटम सेम है, तो फिर चेक करेंगे एस करेक्टर। एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी कम, क्योंकि जिसका एस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो जल्दी से लोन पे को डोनेट नहीं करेगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। क्लियर होगी बात। और अगर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर एस करेक्टर भी सेम हो, डोनर एटम सेम, उसका एस करेक्टर भी सेम, तो फिर चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होंगे, दो टाइप के इफेक्ट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, डोनर एटम को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जिससे डोनर एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो आसानी से क्या कर देगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा। क्लियर होगी बात? तो बस यही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे डोनर एटम को। डोनर एटम अगर ग्रुप के हुए तो ग्रुप में डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और साइज जिसका छोटा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इसका मतलब है कि साइज इन्वर्सली प्रोपोर्श जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, किसमें, ग्रुप एलिमेंट में। दूसरा, अगर डोनर एटम किसके हुए, पीरियड के हुए, तो पीरियड में डोमिनेट फैक्टर है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली होगी बेसिक नेचर। क्यों? क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो जल्दी लोन पे डोनेट करेगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, किसमें, पीरियड एलिमेंट में। अगर क्या है, एलिमेंट सेम हो जाए तो फिर चेक करते हैं एस करेक्टर, और एस करेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एस करेक्टर के, कब, जब एटम सेम हो, एटम सेम एलिमेंट के हो, मगर एस करेक्टर क्या हो, डिफरेंट हो। और अगर एस करेक्टर भी सेम हो जाएंगे तो फिर उसमें फोर्थ नंबर फिर चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है, यानी कि प्लस एम है, प्लस आई है, तो वो तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और माइनस आई या माइनस एम वो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जी, पहला पॉइंट, लोकेट द एटम विच कैन बिहेव एज ए बेस। तो सबसे पहले तो उस मॉलिक्यूल के अंदर उस एटम को ढूंढिए जो क्या है, बेस की तरह एक्ट कर सकता हो। तो बेस की तरह एक्ट कौन करेगा, जिस पे लोन पेयर होगा। ठीक है, तो लोकेट द एटम विच कैन बिहेव एज ए बेस। तो ऐसा एटम कौन सा होगा, जो जिसके पास या तो OH ग्रुप हो, या जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता हो, या जिसपे माइनस चार्ज हो, यानी कि जो H+ को एक्सेप्ट कर सकता हो। कहने का मतलब जो लोन पेयर क्या कर सके, डोनेट कर सके। चलिए उसके बाद फिर क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सोर्स एटम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसके बाद फिर जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। जैसे देखिए अब, इफ एटम इन विच बिहेविंग एज ए base all of having periods then इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। ये कह रहा है कि जो डोनर एटम है अगर वो सेम पीरियड के हैं तो फिर उस केस में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए वो कौन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर। जितनी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होगा, उसमें डोमिनेट फैक्टर हो जाएगा, किस केस में, पीरियड के केस में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। क्लियर होगी बात? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल्डिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। तो अगर हम बात करें अलोंग इन द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड की बात करें तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और कैसे डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और वैसे भी बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ का रिवर्स है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मगर ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फैक्टर कब देखा जाता है, जब सोर्स एटम किसके हों, सेम पीरियड के। व्हेन एटम, अब देखिए सेकंड पॉइंट में, व्हेन एटम विच आर बिहेविंग एज ए बेस आर ऑफ सेम ग्रुप देन साइज विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ये कह रहा है जो बेसिक नेचर दिखाने वाले जो एटम हैं अगर वो सेम ग्रुप के हैं तो उस केस में साइज क्या होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर होगा या डिसाइडिंग फैक्टर होगा, किसको, बेसिक स्ट्रेंथ को। तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी एटम पे, कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो उससे बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए जेब पैसों से भरी हुई है तो वहां से पैसे निकलने के चांसेस ज्यादा हैं, और जेब में पैसे ही ना के बराबर हैं तो वहां से पैसे निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम। या ऐसे समझिए कि हमारे पास क्या है, डब्बा अगर क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो दूध क्या हो जाएगा, उसमें कम हो जाएगा, तो दूध के छलकने की भी चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम। चलिए, तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम। तो साइज बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही, घट रही। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बात करें अलोंग द ग्रुप, अगर ग्रुप में अगर हम जाएं तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज के। तो ध्यान रखना, अगर जो डोनर एटम यानी कि जो सोर्स एटम है, जो सोर्स एटम है अगर वो क्या है, सेम ग्रुप के हैं, तो उस केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तीसरा पॉइंट, when atom are same which are behaving as a base then S character will be deciding factor। वो कह रहा है जो एटम बेसिक नेचर को शो कर रहे हैं, अगर वो सारे के सारे एटम क्या है, सेम है, तो उस केस में फिर क्या चेक करेंगे, एस करेक्टर क्या होगा, उस केस में डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो जैसे जैसे एस करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, एस करेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिगिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिगिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो देखिए एस करेक्टर के बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही, डिक्रीज। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, एस करेक्टर के, मगर कब, जब एटम क्या हो जाए, सेम। तो जब एटम सेम हो जाए तो फिर क्या चेक करते हैं, एस करेक्टर, और एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कौन, बेस, क्योंकि एसिड की स्ट्रेंथ एस करेक्टर के डायरेक्टली थी। चलिए, व्हेन एटम इज, ये कह रहा है व्हेन एटम एज वेल एज एस करेक्टर इज सेम, ये कह रहा है एटम भी सेम और उनका एस करेक्टर भी क्या है, सेम, देन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। तो ये कह रहा है अगर एटम भी सेम हो जाए और उनका एस करेक्टर भी सेम हो जाए तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में मैंने आपको बताया है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करके सोर्स एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो डोनेटिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर लेगा, मतलब सोर्स एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ भी कम। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस वाले इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, माइनस इफेक्ट के। मतलब प्लस इफेक्ट जो है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और विड्रॉइंग वाले क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब प्लस एम प्लस आई प्लस एच क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और माइनस आई माइनस एम माइनस एच क्या करेंगे, घटाएंगे। नेक्स्ट, तो देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ। ये हमारे पास इसने 4 कंपाउंड्स दिए हैं, इसमें हमें क्या देखना है, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो देखिए ये CH3 है, ये CH3NH2 है, ये CH3OH है, और ये CH3F है। सबसे पहला काम क्या है, जब भी हम बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है तो सबसे पहले काम है डोनर एटम को पकड़िए, मतलब उस एटम को डिसाइड करिए जो बेसिक नेचर को शो करेगा। और बेसिक नेचर शो कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा। अगर बात करूं CH3 इस इथेन की, इथेन में कहीं भी कोई लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई माइनस चार्ज दिखाई दे रहा, ना ही कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है, तो ना ही कोई OH ग्रुप दिखाई दे रहा। तो इसकी बेसिक नेचर तो इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, बेसिक टेंडेंसी यानी कि बेसिक सोर्स इसमें नहीं दिखाई दे रहा कोई। क्लियर, कार्बन है मगर कार्बन पे लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहा। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इसमें एन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो इसमें डोनर एटम कौन हो जाएगा, एन, ना कि सी, क्योंकि सी पे लोन पेयर ही नहीं होता। बात करिए यहाँ CH3OH, तो CH3OH में O के पास लोन पेयर होंगे कितने, 2, और यहाँ देखें CH3F, तो F पे कितने लोन पेयर होंगे, 3। तो यहाँ पे किसी भी एटम पे लोन पेयर नहीं है, इसमें N पे लोन पेयर है, तो N क्या कर देगा, डोनर एटम की तरह काम कर जाएगा। इस कंपाउंड में O के पास लोन पेयर है कितने, 2, तो ये डोनर एटम की तरह काम कर जाएगा, और F पे लोन पेयर है 3, ये डोनर एटम की तरह काम कर जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो पहले एटम में, अगर मैं बात करूँ तो पहले एटम में, पहले मॉलिक्यूल्स में जो डोनर एटम है वो कौन है, कोई है ही नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए लिख लूँ C, थोड़ी देर के लिए मैं C मान लूं
तो इसमें एटम कौन है सी, इसमें कौन है एन, इसमें कौन है ओ और इसमें कौन है एफ। इस पे 0 लोन पेयर है, इस पे 1 लोन पेयर है, इस पे 2 लोन पेयर है, इस पे 3 लोन पेयर है। नंबर ऑफ लोन पेयर से आप मत डिसाइड करिएगा कभी। बेसिक स्ट्रेंथ आप देख लो कि जिस पे जितने ज्यादा लोन पेयर हैं उसकी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा बेसिक नेचर। ये बिल्कुल गलत बात, ठीक है। तो आपको, क्योंकि देखिए कोई भी एटम एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, चाहे उस पर 3 लोन पेयर हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, क्योंकि एक लोन पेयर के डोनेट करते ही उस पर खुद पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता। क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट करते ही उस पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो अब वो फर्दर लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता। तो इसलिए किसी पे 3 लोन पेयर हैं या 2 लोन पेयर, इससे तो डिसाइड होगा नहीं। डिसाइड है कि कौन जल्दी अपना एक लोन पेयर डोनेट करे। तो हर एक एटम एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, बस ये देखना है कि जल्दी लोन पेयर डोनेट कौन करेगा। कौन डोनेट करेगा तो चेक करिए, जो सोर्स एटम है वो ग्रुप के है कि पीरियड के। तो CnOF, ये क्या है CnOF क्या है, एक सेम पीरियड के एलिमेंट है, और सेम पीरियड के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर यहाँ कौन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बढ़ेगी। तो C से ज्यादा N की, N से ज्यादा O की, O से ज्यादा F की। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी कम, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो तो अपने लोन पेयर को अपने पास खींच के रखेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो अपने लोन पेयर को फटाक से डोनेट कर देगा। तो जो बेसिक ऑर्डर है वो क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए C, उसके बाद N, और उसके बाद O, और सबसे कम बेसिक होना चाहिए F। तो C क्या है सबसे ज्यादा बेसिक होता, क्यों, क्योंकि ये अपना लोन पेयर सबसे जल्दी डोनेट कर सकता है, मगर इस पे लोन पेयर तो नहीं है। तो C पे लोन पेयर है नहीं, अगर ये होता, अगर इस पे लोन पेयर होते तो सच में ये क्या करता, सबसे इजिली सबसे फास्टली क्या करता लोन पेयर को डोनेट करता, और सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता, इन चारों में सबसे ये जीत जाता। मगर फिलहाल इस पे लोन पेयर है ही नहीं, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। इसके लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, मगर डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इस पे खुद पे लोन पेयर ही नहीं है। आगे बात समझ में। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सबसे ज्यादा C, उसके बाद N, उसके बाद और लास्ट में F, मगर अब लास्ट में कौन आ जाएगा C, क्योंकि मजबूरी ये है कि इस पे लोन पेयर नहीं है बेचारे पे। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया N, उससे कम हो गया O, उससे कम हो गया F, और लास्ट में कौन आ जाएगा C। तो अगर इसमें सीक्वेंस देखें ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक ये होना चाहिए था, मगर इस पे लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया, ये अमाइन, मिथाइलमाइन, उसके बाद हो जाएगा ये मिथेनॉल, और उसके बाद हो जाएगा ये फ्लोरोमीथेन, और लास्ट में कौन आएगा ये इथेन। क्लियर। तो सबसे पहले आंसर बी, फिर उसके बाद C, उससे कम D, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा A, क्योंकि इसके पास नो लोन पेयर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एनायन इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ बतानी है इन एनायन में। अब ये C माइनस है, माइनस है तो इसका मतलब लोन पेयर आ चुका होगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, एक लोन पेयर आ चुका। तो कार्बन पे कोई लोन पेयर होता नहीं, और माइनस का मतलब अब कितना लोन पेयर हो गया, एक। N पे 2, एक लोन पेयर होता है, माइनस का मतलब कितने लोन पेयर हो चुके, 2। O पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2, और माइनस O आ गया तो इसका मतलब कितने लोन पेयर हो चुके होंगे, 3। और F पे माइनस है, F पे 3 लोन पेयर होते हैं, और माइनस का मतलब कितने लोन पेयर हो चुके होंगे, 8, मतलब 4 लोन पेयर हो चुके होंगे। तो देखिए, तो कहने का मतलब है जब कभी भी माइनस चार्ज आ जाएगा तो समझ लीजिए एक लोन पेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो कार्बन पे अब इस समय लोन पेयर है, अब लोन पेयर है तो अब ये सबसे ज्यादा जीत जाएगा। रीजन क्या है, आप चेक करिए सोर्स एटम। तो सोर्स एटम इसमें कौन है, C, जो लोन पेयर डोनेट करेगा, इसमें कौन करेगा N, इसमें करेगा O, इसमें करेगा F। और चारों के चारों एटम पे लोन पेयर हैं, बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा कि लोन पेयर हैं कि नहीं, क्योंकि जिस चीज की रेस करनी, मान लीजिए रेस घोड़ों की है तो घोड़े दौड़ाएंगे चारों अपने, मगर रियल में देख लीजिए इस पे घोड़ा है भी कि नहीं, तो घोड़ा है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। घोड़ा ही नहीं होगा तो दौड़ाएंगे कहां से, ठीक है। चलिए बात, तो यहां समझिए, अब ये जो सोर्स एटम है इसमें CnOF, ये चार सोर्स एटम हो गए चारों मॉलिक्यूल्स में। अब इस बात करिए CnOF ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं, तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तो यहाँ डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। देखिए, तो अगर हम बात करें इसमें तो क्या होगा, तो C से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया N, N से ज्यादा O, O से ज्यादा F। तो जैसे जैसे क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, घटती जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, C माइनस।
तो क्या हो गया, CH3 माइनस सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम क्या होगा NH2, उससे कम होगा OH, और सबसे वीक कौन होगा F माइनस। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा A, उससे कम होगा B, उससे कम होगा C, और सबसे कम होगा कौन D। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसके रिवर्स। तो इलेक्ट्रॉनिसिटी इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एनायन इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ या बेस स्ट्रेंथ। इनकी बेस स्ट्रेंथ बतानी है। एक तो ये क्या है, C पे कितने CH3 लगे हैं 3, तो CCH3 का होल थ्राइज O माइनस। और ये क्या है, CH पे 3 2 क्या लगे हैं CCl3 CCl3 और N माइनस, और एक ये CH3 CH2 माइनस। तो सबसे पहले तो चेक करिए बेसिक है कि नहीं। ये बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये बेस है क्योंकि एन के पास लोन पेयर है, ये बेस है क्योंकि सी माइनस के पास लोन पेयर है। सी के पास तो लोन पेयर नहीं मगर सी माइनस के पास लोन पेयर है। तो इसमें सोर्स एटम कौन होगा, तो अब ऐसे मत सोच लीजिएगा कि जैसे CH3 क्या दिखाएंगे प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। Cl3 क्या होगा, ये देखिए जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सिंगल सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप के अलावा अगर कोई और एटम या ग्रुप आ जाता है तो सब माइनस आई दिखाते हैं। तो ये विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये माइनस आई दिखाएंगे, और माइनस विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो इससे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और तो ध्यान तो दीजिए, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। इसमें CCl3 यानी कि हेलोजन आ गई तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम कर देंगे, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो आप सबसे ज्यादा बेसिक ये, उसके बाद ये सबसे ज्यादा होना चाहिए बेसिक क्योंकि इसके पास प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये सबसे कम होना चाहिए क्योंकि इस पर विड्रॉइंग ग्रुप है, मगर ऐसा नहीं, क्योंकि मैं आपको बार बार ये लेक्चर लिया ही इसलिए है कि आप ऐसी गलती ना करो GOC जब मैं पढ़ाऊं। रीजन क्या है, रीजन है कि आपको सीक्वेंस नहीं भूलनी, आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है, सोर्स एटम, और सोर्स एटम में चेक करना है कि वो ग्रुप के हैं कि साइज के। अगर ग्रुप के हैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा साइज, और अगर पीरियड के हैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर डोनर एटम सेम है तो फिर चेक करते हैं एस करेक्टर, और अगर एस करेक्टर भी सेम है तब जाके चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को आप सबसे स्टार्टिंग में चेक ना कर जाओ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये लेक्चर ले रहा हूं। क्योंकि अब आप GOC में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हो तो आप जो चीज पढ़ते हो, जो चीज देखते हो, सबसे पहले उसे लगाने की कोशिश करते हो। ठीक है, कोई चीज देखी नहीं और उसके पीछे पीछे हुए नहीं तुम। ठीक, चलिए, तो इस आदत को थोड़ा सा छुटाने पिछले तो क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। एक बहुत प्यारी सी कहानी है, एक छोटी सी कहानी, आप भी सुनिए। ठीक है, देखिए सुबह सुबह का मान लीजिए 10-11 बजे का टाइम था, और मुल्ला की क्या है, मुल्ला की बैठक पे कुछ लोग बैठे थे। मुल्ला ने अपने लड़के को, छोटे लड़के को देख के बोला कि ए उड़ा, और घड़ा उठा, ठंडा पानी भर के ला और सबको पिला। उसने कहा जी पापा जी। उन्होंने कहा जी पापा जी के बच्चे इधर आ। ठीक, इधर आ, और उसके एक लाफड़ दिया जोर से, और एक लाफड़ देने के बाद बोले कि अब ढंग से जा और देख, ध्यान रखना घड़ा फूट ना जाए। तो वहां दलान पे जो लोग बैठे थे उसने कहा कि मुल्ला अभी तो बच्चे ने घड़ा फोड़ा भी नहीं, आपने उसको क्यों मार दिया। तो उसने कहा कि मैं तुम जैसा मूर्ख नहीं हूं कि घड़ा फूटने के बाद बच्चे को मारे। ठीक है, जब घड़ा फूट ही जाएगा तो उसके बाद बच्चे को क्या मारना, फिर तो फूट ही गया। इसलिए पहले से तो आप क्या करते हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपका घड़ा फूट जाता है तो उसके बाद तुम रोते हो बैठ के, और ऐसा गुस्सा करते हो, ऐसा नाराज हो जाते हो जैसे पता नहीं किसी ने तुमसे कुछ छीन लिया। क्यों, रिजल्ट मेरा है, वो रिजल्ट आपके घर वालों का, रिजल्ट तुम्हारा ही तो है। और जब तुम्हारा रिजल्ट है तो तुमने जैसा किया होगा, जैसी तैयारी करी होगी, वैसा ही तो रिजल्ट आया होगा। उसमें मायूस क्या होना। ठीक है, और फिर 1 दिन 2 दिन बाद फिर जो है कोचिंग वालों को, किताबों को, टीचर को पे ऐसा गुस्सा करोगे जैसे किसी ने रोक रखा था। मतलब इस टाइप से करोगे कि इस बार अब अगले साल तैयारी करनी है और इस बार पेपर को फोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, जैसे इस साल किसी ने रोक रखा था। ठीक है, तो समझिए बात को, आपको अपना घड़ा फोड़ने से पहले अपने खुद एक चपत लगाइएगा, और अभी एग्जाम में टाइम है, और ढंग से ध्यान से जाग के पढ़िएगा। आप सोते सोते पढ़ते हो, आप पूरा पेज पढ़ लेते हो, पूरा 10 मिनट का लेक्चर देख लेते हो, आपको यही नहीं पता चलता कि 10 मिनट बाद के हमने पढ़ क्या लिया था। बस ऐ वही चल रहा है और चल रहा है। ठीक है,
लेक्चर चल रहा है, टीचर बोल रहा है, आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, आप इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, आप तो ध्यान दीजिए, जाग के पढ़िएगा। चलिए बात करें तो इसमें क्या हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है सोर्स एटम की कैटेगरी, इस पे कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहे हैं, इस पे विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं या डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं, इन पे तो सबसे लास्ट की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सोर्स एटम, तो यहां सोर्स एटम कौन है, O माइनस है, यहां सोर्स एटम O है, यहां N है, यहां कौन है सी क्यों, जिसपे लोन पेयर, देखिए सोर्स एटम कौन हो गया बेस के लिए, जो लोन पे डोनेट करे, तो इसमें लोन पे डोनेट कौन करेगा, O, इसमें लोन पे डोनेट करेगा N, इस पे लोन पे डोनेट करेगा C। चलिए तो इसमें सोर्स एटम हो गए ONC। अब बात करिए ONC ग्रुप के हैं कि पीरियड के, तो ये ग्रुप के लग रहे हैं कि पीरियड के लग रहे हैं, पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट हो गए, सेम पीरियड के एलिमेंट हो गए, तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। क्यों, अगर इस बात को आप भूल जाओ तो समझिए, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर क्या बताती है कि किसी भी एटम की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, छीनना, खींचना। ठीक है, जब अपनी तरफ खींचेगी तो दूसरे को देगा कैसे, और बेसिक नेचर है दूसरे को लोन पर देना, इलेक्ट्रॉन देना, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन तो कौन देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, कम, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी वो जल्दी लोन पे डोनेट करेगा, और क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ में जीत जाएगा, ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्लियर हो गई बात। चलिए तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हम देखें तो C से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है N से ज्यादा है O, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, तो जल्दी लोन पर कौन डोनेट कर देगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो C जल्दी लोन पर डोनेट करेगा, O जल्दी से लोन पर डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच के रखेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करूं तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया, C माइनस से ज्यादा, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया C माइनस, उससे कम होगा N माइनस, और सबसे वीक बेसिक होगा O माइनस, या कह लो O माइनस से ज्यादा बेसिक हो गया N, और N से ज्यादा बेसिक हो गया C। तो अगर हम बात करें कंपैरिजन करें तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिक ऑप्शन में देखें तो A से ज्यादा बेसिक हो गया B से ज्यादा बेसिक हो गया कौन, C, तो C सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम B और सबसे कम A, मतलब C माइनस ज्यादा बेसिक है किससे, N माइनस से, और N माइनस ज्यादा बेसिक है किससे, O माइनस से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती जाएगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो C क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो वो जल्दी लोन पे डोनेट कर देगा एज कंपेरिजन टू N या एज कंपेरिजन टू O। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ बतानी है। ये है CH3NH2, ये है CH3OH, ये है CH3SH। तो बात करिए इसमें सोर्स एटम कौन है, सोर्स एटम तो वही होगा जिसके पास लोन पेयर हो, जो लोन पेयर को डोनेट कर सके, क्योंकि बेसिक नेचर का मतलब क्या है, जो जो लोन पेयर को डोनेट करे वो बेस। ठीक है, तो लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, इसमें C पे तो कोई लोन पेयर है नहीं क्योंकि C माइनस नहीं है, C पे 0 लोन पेयर है, N पे लोन पेयर है, तो इसमें तो सोर्स एटम कौन हो गया N, जो लोन पेयर डोनेट करेगा तो N डोनेट कर सकता है। इस पूरे मॉलिक्यूल में मिथाइल एल्कोहल अगर मैं देखूं तो कार्बन पे तो लोन पेयर है नहीं, किस पे, O पे, तो इसमें डोनर एटम कौन हो गया O। इसमें लोन पेयर देखें तो सल्फर पे लोन पेयर होगा, कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर इससे मतलब नहीं, मतलब है कि लोन पेयर होना चाहिए बस। तो इसमें डोनर एटम कौन हो गया S, तो 3 डोनर एटम आ गए मेरे पास, एक तो सोर्स एटम, एक N हो गया, इसमें O हो गया, इसमें S हो गया, तो NOS। तो अगर मैं बात करूं N और O की, तो NO तो क्या है, सेम पीरियड के हैं, और O और S की बात करूं तो ये सेम ग्रुप के हैं। ठीक है, तो पीरियड के जो एलिमेंट है उनमें तो डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जब ये सेम पीरियड के हो गए तो इनमें डोमिनेट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी वो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो इसमें अगर हम बात करूं तो O ज्यादा O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, N से, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो ज्यादा बेसिक कौन हो गया N जल्दी लोन पे डोनेट कर देगा एज कंपेरिजन टू O, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो जल्दी से लोन पे नहीं छोड़ेगा, या N की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है वो आसानी से लोन पे को छोड़ देगा, तो N ज्यादा बेसिक हुआ O से। बात करें O और S में, तो ये ग्रुप के एलिमेंट हो गए, 16 ग्रुप के, ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर की सेम ग्रुप के हो गए, तो डोमिनेट फैक्टर हो गया साइज। अब साइज क्या होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, और मतलब बेसिक नेचर घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी भी घट जाएगी, जिससे बेसिक नेचर कम हो गई। तो O और S में अगर मैं बात करूं तो O की साइज क्या होगा, छोटा, और O का साइज छोटा होगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये जल्दी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर सकता है S के कंपेरिजन। ये कह सकते हैं O का डब्बा भरा हुआ है, S का डब्बा खाली है, तो इसका डब्बा भरा हुआ है तो इसमें से क्या होगा, इसमें से चीजें जल्दी से गिर जाएंगी, छलक जाएंगी बाहर, उसमें उतनी जल्दी से नहीं निकलेंगी। क्लियर हो गई बात।
तो ध्यान रखना, जिसका साइज छोटा है उस वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, और जिसका साइज छोटा है बड़ा है वो लेस बेसिक। तो बेसिक स्ट्रेंथ साइज के इन्वर्सली। तो अगर हम बात करें एस से ज़्यादा कौन हो गया बेसिक, ओ, क्योंकि इसकी साइज छोटा है। और अगर ओ से ज़्यादा बेसिक देखूं तो एन हो गया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि जब पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जब ग्रुप के थे तो क्या देखा था, साइज। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो गया, सी से ज़्यादा बेसिक हो गया बी, और बी से ज़्यादा बेसिक हो गया था ए। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ। तो बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है इनकी, CH3NH2, CH3CH डबल बॉन्ड NH, और CH3CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो क्या हो गया, अगर बात करें ये क्या हो गई, अमाइन, ये हो गई अमाइन, और जब C डबल बॉन्ड N हो तो इसे बोलते हैं इमाइन, ठीक। और C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब CN ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया, साइनाइड। तो वो ऐसे नाम से भी पूछ सकता है कि अमाइन हो, इमाइन, अमाइन, इमाइन और साइनाइड में बेस स्ट्रेंथ बताओ। चलिए खैर, बात करें सोर्स एटम की। यहाँ पे लोन पेयर किसके पास है, सी के पास या एन के, तो एन के पास लोन पेयर है। इसमें लोन पेयर किसके पास है, न सी के तो पास कोई लोन पेयर है नहीं, एन के पास है। इसमें भी लोन पेयर सी के पास तो है नहीं, किसके पास है, एन के। तो यहाँ भी डोनर एटम एन हुआ, यहाँ भी डोनर एटम एन हुआ, यहाँ भी डोनर एटम कौन हो गया, एन। तो यहाँ पे डोनर एटम तीनों में सेम है। जब डोनर एटम सेम हो तो फिर क्या चेक करते हैं, एस करेक्टर। और ये सिंगल बॉन्डेड एन है तो हाइब्रिडेशन होगी sp3, डबल बॉन्डेड एन है तो हाइब्रिडेशन होगी sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड एन है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp। क्लियर होगी बात। तो इसमें sp है, sp3 का मतलब है s करेक्टर 25% है, 25%। sp2 का मतलब s करेक्टर कितना हो जाएगा, 33%। और sp का मतलब s करेक्टर कितना हो जाएगा, 50%। तो लेफ्ट से राइट को s करेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ 25%, यहाँ 33% और यहाँ 50%। तो जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, घटेगी, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, s करेक्टर के। तो समझ में आ गई बात। इसमें भी डोनर एटम n है, इसमें भी n था, इसमें भी n था। तो डोनर एटम तीनों में सेम है, तो जब सेम है तो फिर देखेंगे s करेक्टर, सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, डबल बॉन्डेड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp। तो ये अमाइन में, ये अमाइन हो गया, ये इमाइन हो गया, और ये साइनाइड हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होती जाएगी, कम, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा अमाइन, और सबसे कम बेसिक कौन होगा, साइनाइड, क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज्यादा है तो जल्दी से लोन पर डोनेट नहीं करने वाला। एस करेक्टर जितना ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा तो जल्दी से लोन पर डोनेट नहीं करेगा। तो ए ज्यादा बेसिक होगा बी से, और बी ज्यादा बेसिक होगा सी से। ये कह सकते हैं अमाइन ज्यादा बेसिक होगी किससे, इमाइन से, और इमाइन ज्यादा बेसिक होगी किससे, साइनाइड से। क्लियर होगी बात। तो ये बेसिक ऑर्डर ध्यान रखिए, अमाइन ज्यादा बेसिक होगी इमाइन से, इमाइन ज्यादा बेसिक होगी साइनाइड से। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें एस करेक्टर क्या है, कम। जितना एस करेक्टर कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी, उतनी जल्दी लोन पर क्या कर देगा, डोनेट। ये कह सकते हैं जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है अमाइन विल हैव मोर बेसिक स्ट्रेंथ देन द साइनाइड। बिल्कुल ठीक बात है, अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है किससे, साइनाइड से। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन साइनाइड एन विल हैव द मोर एस करेक्टर देन एन प्रेजेंट इन इमाइन। ठीक है, ये कह रहा है कि साइनाइड है, साइनाइड में जो एन है उसमें एस करेक्टर ज्यादा है किससे, इमाइन से। तो ये बात भी ठीक है, मगर अमाइन ज्यादा बेसिक है साइनाइड से, उसका रीजन तो इन दोनों से नहीं आएगा, उसका रीजन तो इससे और उससे आता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन क्या होगा कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, मगर दूसरा स्टेटमेंट पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ये इमाइन की जगह अमाइन होता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होती। तो ठीक है, तो इसमें क्या किस टाइप के ऑप्शन होते हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये तो आंसर नहीं हुआ ए वाला। तो बी वाले में क्या होता है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो ये आंसर हो गया बी। तीसरा स्टेटमेंट होता क्या है इसमें, तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज द ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो नहीं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। तो कौन सा आंसर हो गया इसमें, बी। पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, मगर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर ये इमाइन की जगह अमाइन लिखता तो फिर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, चलिए
देखिए बात करें इसकी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट फर्स्ट, इस नेक्स्ट प्रॉब्लम का स्टेटमेंट फर्स्ट है, कह रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विल हैव द मोर बेसिक स्ट्रेंथ देन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है। एन और ओ सेम पीरियड के हैं, और सेम पीरियड के हैं तो इनमें जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली होती है। ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ये सही बात है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ज्यादा बेसिक होंगे किससे, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से। दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। बिल्कुल ये बात भी सही है, और ये बात ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विल हैव मोर बेसिक स्ट्रेंथ देन द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। ये बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर कौन रहेगा, साइज, और साइज की इन्वर्सली होता है बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। तो सल्फर का जो साइज है वो ऑक्सीजन से बड़ा होगा, और सल्फर का साइज बड़ा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑक्सीजन ज्यादा बेसिक है सल्फर से, क्यों, क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो दूसरे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये बात बिल्कुल सही है, मगर ये ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर बेसिक स्ट्रेंथ की एक्सप्लेनेशन दोगे तो उसका रीजन साइज होगा, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि वो ग्रुप के एलिमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, मगर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन जब होती जब वो कहता कि सल्फर का जो साइज है वो साइज का जिक्र करता। तो क्लियर होगी बात। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, देखिए जी, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ अरेंज करनी इनमें क्या है जी, CH3MgBr, NaNH2, KOH और RC ट्रिपल बॉन्ड CNA। ये चार मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं, चार कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं, चार अलग अलग कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हमें दे रखे हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें आपको बेस स्ट्रेंथ बतानी है। चेक करिए आपको ऐसे, तो इसमें क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रीजन दिखाई दे रहा है RMGX। अगर हम देखें तो इसमें ऐसे हमको सिंपल नॉर्मली लोन पर नहीं दिखाई दे रहा। आप जरा इसको ब्रेक कर लो, अगर इसको जब हम डिजोल्व करेंगे एक्वस यानी कि पानी, जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमेशा किसमें टूटता है, ये यहाँ से R माइनस और Mg प्लस। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो इसमें जाएगा CH3 माइनस, और ये क्या बन जाएगा, MgBr प्लस। जब इसकी बात करें तो ये आएगा Na प्लस और NH2 माइनस। यहाँ देखें तो ये जाएगा K प्लस और OH माइनस। यहाँ देखें तो ये Na प्लस रिमूव सॉल्टी तो है, तो Na प्लस निकलेगा, तो ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डेड C माइनस। तो यहाँ से होगा CH3 माइनस, यहाँ से मिलेगा NH2 माइनस, यहाँ से मिलने वाला है OH माइनस, यहाँ से मिलने वाला है C माइनस, मगर कैसा, ट्रिपल बॉन्डेड। तो इनमें चेक कर लीजिएगा कौन सा ज़्यादा बेसिक है। तो देखिए, तो सोर्स एटम इसमें कौन है, C सोर्स एटम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस समय C पे माइनस है, माइनस का मतलब लोन पेयर है। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो इस समय इस पे क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये C माइनस है, ये N माइनस है, ये O माइनस है, और ये C माइनस है। तो डोनर एटम इसमें C हो गया, इसमें N हो गया, इसमें O हो गया, इसमें C हो गया। CNO एक ही पीरियड के हैं कि ग्रुप के हैं, तो सेम पीरियड के हैं, और जब सेम पीरियड के हैं तो फिर क्या देखा जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोमिनेट फैक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर मैं बात करूं तो C से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा N से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा O। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए, C माइनस, उससे कम होना चाहिए NH2 माइनस, और उससे कम होना चाहिए OH माइनस। मगर बात करें इस ट्रिपल बॉन्डेड की, ट्रिपल बॉन्डेड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने आपको बताई थी, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से तो ज्यादा होती है, मगर ऑक्सीजन से क्या होती है, कम। तो वो क्या होगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नाइट्रोजन से तो ज्यादा होती है, मगर ऑक्सीजन से क्या होगी, कम। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो नाइट्रोजन से तो पीछे आएगा, मगर ऑक्सीजन से पहले आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इससे भी ज्यादा मोर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर होगी बात। तो ये मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो कितनी होती है, 2.5। डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी 2.75, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कितनी हो जाती है, 3.25। और 3.25 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है, 3, उससे ज़्यादा है। और
ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो होती है 3.5, जो उससे कम है। तो अगर इसमें बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो कौन हो गया? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर लो तो सबसे, देखिए सी, सिंगल बॉन्डेड सी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कौन? एन। एन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ओ। तो बस इसका उल्टा चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा ये, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में बेसिक कौन आएगा? ये। क्लियर होगी बात? तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले बेसिक तो कौन हो जाएगा? ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड में सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर बेसिक होगा, क्योंकि इसमें सी माइनस आएगा। उसके बाद कौन आएगा? NaNH2। इससे भी कम बेस, इससे कम बेस कौन होगा? इससे कम बेस होगा ये, ठीक है। और सबसे, इससे भी सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा इनमें? KOH। तो देख रहे हैं कि आर वाले, कार्बन वाले जो है वो ज़्यादा बेसिक हो रहे हैं। तो ये इसमें कुछ नाम है ग्रिग्नार्ड रीजन के, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? RMgX होता है। ये क्या हमेशा जब ये एक्शन फॉर्म में आएगा, जब ये रिएक्शन करता है तो किस फॉर्म में आता है? आर जाएगा, मेटल Mg जाता है किस में? प्लस में। Mg हमेशा किस में? सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है, तो जाएगा +2। अगर ये +2 तो -1 ये और -1 ये। तो क्या फॉर्म होती है? तो इसमें कुल मिला के ये इनर्ट नेचर हो जाती है, तो R माइनस रिएक्शन करता है। ये प्लस माइनस यानी कि एक तरीके से यहाँ से ब्रेक होगा R माइनस और Mg+। जैसे यहाँ पे स्लीमेंस रीजेंट की बात करें, अगर इसमें ग्लिमेंस रीजेंट है R यानी कि R2CuLi, तो इससे भी हमें क्या मिलेगा? R माइनस, और R माइनस मतलब C माइनस, C माइनस मतलब मोर बेसिक। सेम जैसे फ्रिंकलैंड रीजन की बात करें तो ये होता है R2Z, तो इससे भी जब ये एक्शन फॉर्म में आएगा तो क्या बनेगा? इससे भी क्या रिलीज होता है? R माइनस। R माइनस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान दीजिए, तो जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये इनर्ट फॉर्म में, और जैसे ही एक्टिव फॉर्म में आएगा तो यहाँ से क्या होगा? रिएक्टिव स्पेसिस कौन निकलता है? R माइनस। और ये R माइनस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान रखिए कि जो ग्रिग्नार्ड रीजन, जैसे R माइनस का मतलब है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये हम जब GOC आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कब न्यूक्लियोफाइल होता है, कब बेस होता है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, लोन पर भी डोनेट कर सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है तो न्यूक्लियोफाइल, और लोन पर भी डोनेट करेगा तो बेस। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी। तो ध्यान रखना है आपको कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट हो या कोई, यानी कि ये क्या हो जाए? ग्लिमेंस रीजेंट हो जाए या फ्लिंकलैंड रीजेंट हो जाए, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जो आप जनरली पढ़ते आ रहे हो ना, KOH, NaOH, इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये R माइनस, ठीक है। क्योंकि इसमें C माइनस फोर्ट फटाक से लोन पर डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? लो। तो देखिए जैसे अब ये कह रहा है केस फर्स्ट कह रहा है व्हेन R माइनस इज बिहेव एज ए बेस। तो ये कह रहा है R माइनस कब बेस की तरफ काम करेगा? ये कह रहा है R, तो देखिए केस फर्स्ट देख लीजिए, ये कह रहा है व्हेन R माइनस इज बिहेव एज ए बेस। जब R माइनस बेस की तरह बिहेव करे तो क्या होगा? ये कोई एसिड से रिएक्शन करेगा। अगर ये एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा सब्सटेंस क्या हो गया होगा? बेस, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होती है। एसिड फटाक से रिएक्शन कर लेता है बेस से। हमने कोई ये YH क्या ले लिया? एसिड ले लिया, मतलब इसके पास ये H क्या होगा? एसिडिक H होगा। तो जैसी रिएक्शन होगी तो क्या होगा? विल वेयर। अगर हम क्या करेंगे, इस R माइनस की रिएक्शन किसी एसिड से कराएंगे तो कैसे काम करने लगेगा? बेस की तरह। तो क्या हो जाएगा? H प्लस क्या हो जाएगा? H प्लस तुरंत इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? RH, और ये Y माइनस। तो ये कैसे काम कर गया होगा? विल बिहेव एज ए बेस। कब? जब इसकी रिएक्शन किसी एसिड से कराएंगे। केस सेकंड, जब R माइनस क्या है? बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कब करेगा? जब इसकी रिएक्शन किससे कर देंगे? किसी इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल मतलब किसी कार्बोकेटाइन से। तो जब ये किसी H प्लस से, तो ध्यान दीजिए अगर ये R माइनस अगर किसी H प्लस से जुड़ रहा है, H प्लस मतलब एसिड, तो अगर किसी H प्लस से जुड़ रहा होगा तो कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह। और किसी कार्बोकेटाइन से जुड़ रहा होगा तो कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर इलेक्ट्रो हम क्या करेंगे? किसी एसिड से रिएक्शन कराएंगे, मतलब H प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो कैसे एक्ट करेगा? बेस की तरह। और किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कराएंगे, मतलब कार्बोकेटाइन से, तो कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ ये R माइनस क्या है? बेस है, और यहाँ पे ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर आ गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर की, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp3 कार्बन, तो sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 कार्बन। sp2 कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, क्योंकि s करेक्टर बढ़ गया। और sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन,
कितना, sp3। और सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन या sp3 नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp कार्बन, मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। मगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, या कह सकते हैं sp3 ऑक्सीजन। मैंने आपको लिखाया भी था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.5, इसकी 2.75, इसकी होती है 3, इसकी हो जाती है 3.25 और इसकी होती है 3.5। क्लियर। चलिए बात करें तो अलोंग द पीरियड, अगर हम पीरियड चलते हैं तो क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव के। तो बेस विल भी, तो इस केस में अगर हम बेस देखेंगे, इसी केस में तो मैं बता ही चुका हूं कि O माइनस से ज्यादा, क्या देखिए अगर मैं बात करूं तो O माइनस से ज्यादा अगर देखिए सिंगल बॉन्डेड C से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था सिंगल बॉन्डेड N, सिंगल बॉन्डेड N से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कौन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर जाने से बढ़ रही है तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया था, CH3 माइनस मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया था, NH2 माइनस मतलब NaNH2। उसके बाद कौन हो गया था, RCCNA, और उससे लास्ट में हो गया था कौन, KOH। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है हमारे पास, एक कंपाउंड है CH2OH और CH2SH। इस CH2 पे एक ग्रुप लगा OH और एक ग्रुप लगा SH, ठीक है। ये कह रहा है कि वन इक्विवेलेंट ऑफ RMGX। वन इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हो, वन इक्विवेलेंट ऑफ RMGX का मतलब है कि रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बार होगी, मतलब एक मौका दे दिया कि बस एक मौका है, सेकंड मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक चांस, जैसे गेम कोई खेलते हैं, कहते हैं कि सिर्फ चलो एक चांस और दी, तो लास्ट चांस है बस ये, ठीक। चलिए तो ये क्या होगा, RMGX क्या है, RMGX एसिड है, बेस है, क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि यहां से क्या निकलता है, R माइनस मतलब C माइनस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो किससे रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो एसिड का मतलब H प्लस, तो कौन से H से करेगा, H की तो यहां भरमार है, C से जुड़ने वाला H भी है, O से जुड़ने वाला H भी है, और S से जुड़ने वाला H भी है। तो इनमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक H कौन होगा, तो देखिए अगर मैं बात करूं C और O, तो C और O तो क्या हो गए, पीरियड के एलिमेंट हो गए, और पीरियड के एलिमेंट में डोमिनेट फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उतना ज्यादा एसिडिक H होगा। तो C से ज्यादा एसिडिक H तो किसके पास है, O के पास। मगर O और S में कंपेयर करें तो एक ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो O से बड़ा साइज किसका है, सल्फर का, तो सल्फर पे जुड़ने वाला जो H है वो ज्यादा एसिडिक होगा किससे, O से। तो मोस्ट एसिडिक H इसमें कौन हो गया, सल्फर से जुड़ने वाला। तो इसलिए कौन सा H निकलेगा, सल्फर से जुड़ने वाला। तो ये H निकल जाएगा, H प्लस निकल के क्या हो जाएगा, RH बन जाएगा, और ये MgX प्लस इस पर आके जुड़ जाएगा। तो कौन सा H रिमूव हो गया होगा जी, ये। आगे बात समझ में। और अगर मैं क्या कर रहा हूं, ये कह रहा है टू इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2, दो इक्विवेलेंट ले रहे हैं किसके, NaNH2 के। टू इक्विवेलेंट का मतलब दो बार रिएक्शन होगी, दो बार का मतलब इसके पास कितने चांस हैं, दो। तो पहले चांस में क्या करेगा, पहले चांस में ये सबसे एसिडिक H को उड़ाएगा। जैसे आप कैरम खेलते हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, रानी को निकल, गुलाबी जो होती है उस गुलाबी रानी को लेना चाहते हो। वैसे भी जीवन में भी आप गुलाबी रानी को ही लेना चाहते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा चाहत आपकी रानी की है, पढ़ाई की नहीं है। चलिए देखिए इधर अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, टू इक्विवेलेंट्स का मतलब है कि दो बार रिएक्शन होगी। तो पहले सबसे ज्यादा एसिडिक H, तो कौन कौन से H निकल जाएंगे, जो फर्स्ट नंबर का एसिडिक H है और एक सेकंड नंबर का एसिडिक H है। हमारे पास तीन ही कैटेगरी के H हैं, एक C से जुड़ने वाला, एक O से और एक S से। तो C से ज्यादा एसिडिक H होता है O से जुड़ने वाला H, और O से ज्यादा एसिडिक होगा सल्फर से जुड़ने वाला। तो एक तो यहां से H निकल जाएगा, एक यहां से H निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से NH2 माइनस इस पर आकर जुड़ जाएगा। देखिए H प्लस निकलेगा तो वो तो NH2 माइनस के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, अमोनिया बाहर। तो ये Na प्लस, H प्लस निकलेगा बाहर तो Na प्लस जाकर जुड़ जाएगा, Na प्लस यहाँ सॉल्ट बना देगा और वहां भी सॉल्ट बना देगा। तो इस केस में तो सिर्फ कहां से H निकलेगा, यहां से, ठीक है। तो H प्लस R के पास साथ चला जाएगा और MgX आकर जुड़ जाएगा। इस केस में यहाँ का भी H चला जाएगा और यहाँ का भी H चला जाएगा। H प्लस निकल के क्या हो जाएगा, Na प्लस आकर जुड़ जाएगा, और ये H प्लस NH2 माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएंगे, 2 मोल अमोनिया निकल जाएगी। क्लियर होगी बात। तो सॉल्यूशन क्या है, ये कह रहा है वन इक्विवेलेंट ऑफ RMgX विल गिव वन इक्विवेलेंट ऑफ R माइनस इज वन, यानी कि क्या कह रहा है, इज वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो ये कह रहा है कि वन इक्विवेलेंट ऑफ RMgX हमें क्या देगा, केवल एक R माइनस देगा। तो यानी कि एक बार रिएक्शन होगी तो कहां रिएक्शन हो जाएगी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक H होगा। तो ये अप्रोच बता रहा है, क्या अप्रोच है, जो वही है जो मैंने आपको बता दिया। देखिए इफ रिएजेंट इज बिहेविंग एज ए बेस,
अगर रिएजेंट क्या है, किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह, देन रिएक्शन इज पॉसिबल व्हेन गिवन कंपाउंड विल बी बिहेव एज ए एसिड। ये कह रहा है अगर हमें कोई बेस दे रखा है तो रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिड हो। ठीक है, अगर हमें बेस दे रखा है तो जिससे वो रिएक्शन करेगा वो एसिड होना चाहिए, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी। इफ वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज गिवन देन it is indicate that it will react with the most acidic H present in the compound। अगर हमें क्या है, एक इक्विवेलेंट बेस दे रखा है तो ये जो इक्विवेलेंट बेस है इसे एक ही चांस मिलेगी कि H प्लस लेने की, तो ये कौन से H को उड़ा के लेके भाग जाएगा, जो सबसे कीमती H था, जो सबसे ज्यादा एसिडिक H था, उसी H को उड़ा के ले जाएगा ये। तो मोस्ट एसिडिक H को ही उड़ा के क्यों भागेगा, क्योंकि देखिए एसिड बेस रिएक्शन, फास्ट एसिड बेस रिएक्शन क्या होगी, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतनी रिएक्शन क्या होती है, फास्ट। तो अगर कोई भी बेस है तो बेस क्या करेगा, कौन से एसिडिक एच से रिएक्शन करेगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड एच होगा। जितना ज्यादा एसिडिक एच होगा, जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। इसलिए मोर एसिडिक एच को लेकर निकल जाएगा। देखिए इफ टू इक्विवेलेंट्स ऑफ द बेस आर गिवन then it is indicate that they will react with the most and second most। ये विद किसके साथ रिएक्शन करेगा, मोस्ट, यानी कि मोस्ट एंड मोस्ट एसिडिक एच, ये कह सकते हैं सेकंड मोस्ट एसिडिक एच प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो अगर हमारे पास दो इक्विवेलेंट बेस दे रखा है तो क्या करेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच के साथ रिएक्शन करेगा और जो सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच होगा उसके साथ। ठीक है, चलिए तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या था, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड एच कौन था, सल्फर से जुड़ने वाला, और उसके बाद कौन था, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला। मतलब सेकंड वाला जो एच था वो ज्यादा एसिडिक था किससे, फर्स्ट वाले से। तो देखिए ये जब भी ग्रिग्नाइट रिएजेंट होगा तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट क्या करता है जी, जैसे ही एक्शन में आएगा तो यहां से निकलेगा आर माइनस, ये यहां से ब्रेक हो जाता है आर माइनस और एमजीएक्स प्लस। ठीक है, तो ये जो आर माइनस है ये क्या करेगा, किससे रिएक्शन कर लेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा। तो क्या होगा, H प्लस इसके साथ कंबाइन, H प्लस यहां से निकल के क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी एल्केन और ये Y माइनस। ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये बेस था और ये एसिड था, ये रिएक्शन हो जाएगी तुरंत, ये H प्लस किसके साथ चला जाएगा, बेस के साथ। ठीक, तो नेट रिएक्शन क्या हो गई, तो फाइनल रिएक्शन अगर हम बात करें, ये ग्रिग्नाइट एजेंट था और ये क्या था, एसिड था। तो ग्रिग्नाइट एजेंट कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह, ये एसिड की तरह। तो यहां से H प्लस कहां चला जाएगा, R माइनस पे, ये ब्रेक होगा किसमें, R माइनस Mg प्लस, और ये ब्रेक होगा किसमें, H प्लस और Y माइनस। तो प्लस वाला पार्ट माइनस पे जुड़ जाएगा और माइनस वाला प्लस पे, तो ये बन जाएगा RH और Mg पे क्या हो जाएगा, X और Y। ठीक, तो जैसे ये कंपाउंड था हमारे पास, हमने इससे रिएक्शन किससे कराई थी, 1 मोल ग्रिग्नाइट एजेंट से कराई थी। तो इसका ये सल्फर से जुड़ने वाला जो H था वो ज्यादा एसिडिक H था, तो यहाँ का H प्लस निकल के तो कहाँ चला जाएगा, R के पास, तो क्या बन जाएगा RH, और जो MgX प्लस था वो किस पे आके जुड़ जाएगा, सल्फर माइनस को। क्लियर, तो जैसे ये जैसे NnS2 है तो NnS2 होगा Na प्लस और NH2 माइनस, तो यही तो बेस पार्ट है इसका, ये तो इनर्ट पार्ट होगा, ये बेस पार्ट होगा। ये जब इसके एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये H प्लस को लेकर निकल जाएगा, इसका H प्लस इस पर आ जाएगा, क्या निकल जाएगी, अमोनिया, और ये Y माइनस। अगर फाइनल रिएक्शन को देखें तो ये एसिड है और ये बेस है, तो जब एसिड की रिएक्शन किससे कराओगे, NnS2 से कराओगे, तो इसका H प्लस ये होगा Y माइनस और H प्लस, ये होगा Na प्लस और NH2 माइनस। H प्लस इस NH2 माइनस पे जुड़ के क्या निकाल देगा, अमोनिया, और ये क्या होगा, Y माइनस और Na प्लस आपस में सॉल्ट बना देंगे। ठीक, तो देखिए तो इस केस में क्या था, सेकंड केस में क्या था, तो ये था OH और ये SH। तो दो इक्विवेलेंट हमने क्या डाले थे, 2 इक्विवेलेंट हमने NnS2 डाला था, तो दो मोस्ट एसिडिक एच से वो रिएक्शन कर जाएगा। सबसे मोस्ट एसिडिक एच तो सल्फर का था और सेकंड नंबर पे किसका था, O का था, तो इसका भी H प्लस निकल गया होगा, इसका भी H प्लस निकल गया होगा। H प्लस NnS2 से रिएक्शन करके क्या निकालेगा, अमोनिया, तो यहाँ से एक अमोनिया, यहाँ से एक अमोनिया, यहाँ से, तो कितने, 2 इक्विवेलेंट क्या निकल जाएंगी, अमोनिया निकल जाएंगी, और N क्या लग जाएंगे, यहाँ पे आके सॉल्ट बना देंगे। क्लियर होगी बात। जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, 2 मोल NnS2 से, तो इसका H प्लस NH2 से रिएक्शन करके अमोनिया, इसका H प्लस NnS2 से रिएक्शन करके अमोनिया, और 2 बचे होंगे Na, एक इस पर एक इस पर, तो ये सॉल्ट बन जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, 2 मोल इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट सब ना लिखे कि 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट, तो फिर इसका मतलब क्या है, जो रिएजेंट है वो एक्सिस में पड़ा हुआ है। इफ रिएजेंट इज गिवन इन एक्सिस देन मल्टीपल रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑन सेम रिएक्टेंट, ये कह रहा है सेम रिएक्टेंट molecules, but if reactant is given in the axis then for the same molecules of the reactant single reaction take place। ये कह रहा है अगर जो रिएजेंट है, अगर रिएजेंट मुझे एक्सिस में दे रखा है तो क्या होगा, बार बार रिएक्शन होगी उस रिएक्टेंट के साथ, एक ही जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है,
मगर रिएक्टेंट एक्सिस में हो, रिएक्टेंट एक्सिस में होने का मतलब है कि रिएजेंट फिर कम रह गया, और रिएजेंट कम रह गया तो कह रहा है सिर्फ एक ही बार रिएक्शन होगी, सिंगल एक ही बार रिएक्शन करेगा रिएजेंट किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ, और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अगर क्या है रिएजेंट एक्सिस में है, रिएजेंट एक्सिस में है तो जो रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल है उस पर बार बार रिएक्शन होगी, बार बार रिएक्शन मतलब जब तक एसिडिक एच बचा रहेगा तब तक रिएक्शन होती रहेगी। और अगर रिएक्टेंट क्या है एक्सिस में हो, रिएजेंट जब ये एक्सिस में हो जाएगा तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक कम हो गया होगा, तो कम हो गया होगा तो बस एक ही बार रिएक्शन कर पाएगा, तो उसके बाद दोबारा रिएक्शन नहीं कर पाएगा। चलिए और कुछ रिएक्शन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल, एक्सप्लेन विद द प्रॉपर रीजन। ये कह रहा है कौन सी रिएक्शन फिजिबल है कौन सी नहीं है, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये हमारे पास क्या है, ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही। एसिड बेस रिएक्शन में एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बना तो रिएक्शन नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बना तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ध्यान दीजिए इस एसिड बेस रिएक्शन फटाक से हो जाती है, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड हो या जितना स्ट्रॉन्ग बेस हो उसका मतलब रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। अगर प्रोडक्ट साइड में कोई भी स्ट्रॉन्ग बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया या स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो वो तो फिर दोबारा रिएक्शन दिखा देगा, और दोबारा रिएक्शन दिखा देगा तो रिएक्शन कहां भाग जाएगी, वापस भाग जाएगी। आगे बात समझ में नहीं? तो रिएक्टेंट साइड में क्या होना चाहिए, वीक बनना चाहिए। रिएक्टेंट साइड में कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनना चाहिए, वो दोनों वीक होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, प्रोडक्ट साइड में क्या हो, वीक। अगर प्रोडक्ट साइड में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो वापस रिएक्शन को वापस दोबारा रिएक्शन हो जाएगी, कहां भाग जाएगी, बैकवर्ड। क्लियर? और रिएक्शन बैकवर्ड भागी तो वो फिजिबल कहां से हो गई। आप क्या करें, मान लीजिए आपने क्या करा, आप कह रहे हैं किसी चीज को उठा के क्या कर रहे हैं, किसी चीज को उठा के आपने ये हाइट पर रख दिया और छोड़ा, वापस नीचे आ गई, फिर ऊपर रख दिया फिर नीचे आ गई, इसका मतलब क्या है, तो रिएक्शन हो ही नहीं रही, ये तो वापस रिटर्न हो जा रही है, हम जितना भी काम कर रहे हैं वो बेकार जा रहा है। तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही तो इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है, और रिएक्शन बैकवर्ड भाग जाए तो इसका मतलब नॉट फिजिबल है। ठीक है, तो फिजिबल का मतलब समझ गए कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करनी चाहिए, बैकवर्ड नहीं आनी चाहिए। तो कब नहीं आएगी, जब एसिड बेस की रिएक्शन कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनना चाहिए रिएक्शन करने के बाद। रिएक्शन करने के बाद वीक चीजें बननी चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग बनेंगी तो फिर झगड़ा करेंगी और फिर वापस आएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, छोड़िए चलिए बाद में बताएंगे। यहां देखिए तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये वाटर, तो ये एक बेस की तरह काम करेगा और ये बेस की तरह काम करेगा तो ये एसिड की तरह काम कर जाएगा। तो यहां देखिए इसका H प्लस O से जुड़ने वाला H आराम से रिलीज हो जाएगा, ये H प्लस इस पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा RH, और ये MgX इस पे, तो यहां से क्या बन गया RH। तो ये देखो बस इधर के एसिड को पकड़ लो उधर के एसिड को पकड़ लो, इधर का एसिड ये O से जुड़ने वाला H है, और यहाँ पे जो H है वो किससे जुड़ने वाला है, C से। R मतलब कार्बन, कार्बन चेन कोई एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बन से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक होता है कि O से जुड़ने वाला, तो O से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक होगा C से। क्यों? क्योंकि O और C क्या है, पीरियड के हैं, और पीरियड के हैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी जितनी ज्यादा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर हम बात करें इस एसिड की तो ये O से जुड़ने वाला H है, जबकि उसमें C से जुड़ने वाला H होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये वीक होगा, और वीक होगा तो पीछे नहीं आएगी रिएक्शन, इसका मतलब रिएक्शन कहां जा रही होगी, फॉरवर्ड। ये क्या हो गया, फिजिबल। नेक्स्ट देखिए एसिड, यहां देखिए ये इस पे ये H है, इसका क्या हो गया, जो प्रोडक्ट रिएक्शन दे रखी है हमें, ये पूरी रिएक्शन नहीं बनानी हमें, उसने क्या करा, इसके H प्लस को निकाल के N लगा दिया, यानी कि H यहाँ ले गया और N ने यहाँ ले गया। इसका मतलब इसने H दिया है तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है। उधर देखिए अगर रिएक्शन वापिस हो तो अब यहाँ पे तो सॉल्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, H एसिडिक ये हो गया। ठीक है, जो H देखिए जो H देगा, ये इसने H प्लस दिया तो ये एसिड, और देने के बाद जो बनेगा वो बेस बन जाएगा। इसे अगर इस एसिड बोलेंगे तो उसे कॉन्जुगेट बेस बोल देते हैं। यहाँ पे ये बेस था तो वो H लेने के बाद क्या बन जाएगा, वो एसिड बन जाएगा। तो इधर का एसिड ये है, इधर का एसिड ये है। C से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक है कि N से, तो N से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक होता है, मगर ये C नहीं, ट्रिपल बॉन्डेड C है, और ट्रिपल बॉन्डेड C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला जो H है वो ज्यादा एसिडिक होता है, किससे, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी, 3, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके कंपेरिजन में, ये कह सकते हैं ये वीक एसिड है इसके कंपेरिजन में। तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, और वीक है तो बस फॉरवर्ड वीक बनना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो रिएक्शन को वापस पहुंचा देता। ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रॉन्ग वाला इस वीक वाले की मुंडी दबाए रखेगा, आगे को भेजता रहेगा। ये अगर ये थोड़ा जोर भी मारेगा तो चपत लग जाएगा, इधर से आगे जाएगा। फिर आगे बात समझ में कि नहीं? तो ये क्या होगा, रिटर्न नहीं होने देगा इसको। चलिए बात करें यहाँ, तो ये भी रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल, क्योंकि बी स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा है तो बात चलेगी, फॉरवर्ड चलती जाएगी। यहाँ देखिए ये मीथेन है, इसकी रिएक्शन हुई तो ये क्या करेगा, ये Na+ यहाँ निकल जाएगा, यहाँ का एक H+ यहाँ, तो ये अमोनिया बन गई होगी। अब इसमें तो एसिड की तरह काम करेगा, ये H दे रहा है, अगर रिएक्शन यहाँ से होगी तो ये वापस H देगा, तो इसमें एसिड की तरह काम करेगा ये। अब कार्बन से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक होगा कि N से, तो N से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक है एज कंपेरिजन टू कार्बन, क्योंकि वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। तो ये मोर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या कर लेगा, दोबारा से क्या कर लेगा, सब कुछ इकट्ठा कर लेगा और डंडा उठा के वापस इधर। तो समझ में आ गई बात नहीं? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या कर देगा, रिएक्शन को रिटर्न, जितनी रिएक्शन ये दिखा रहा था, अगर ये क्या कर रहा है, अगर इसने इसके 2 मारे तो ये 4 मारेगा उल्टा, तो वापस रिएक्शन को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और रिएक्शन को रिटर्न करेगा तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जाएगी। ये कहेगा कि वहीं बैठा रहे चुपचाप, नहीं तो पिटेगा बहुत। ठीक, तो ये यहीं बैठा रहेगा क्योंकि ये इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, बैकवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट फिजिबल। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, इसे रिएक्टेंट बना दूं, इन्हें प्रोडक्ट बना दूं, तो फिर फिजिबल हो जाएगी। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये फिजिबल नहीं है। क्लियर होगी बात? तो क्या कॉन्सेप्ट है, एसिड और बेस, एसिड बेस की जो रिएक्शन है वो फिजिबल कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाए, वीक एसिड वीक बेस। यानी कि जो प्रोडक्ट में जो एसिड बेस बन रहे हैं वो वीक होने चाहिए रिएक्टेंट वालों से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी। अगर ये वीक हो गए तो उल्टा दबा देंगे इसको। चलिए, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। तो ये क्या है, फॉरवर्ड के लिए ये क्या हो गया, फिजिबल, मगर बैकवर्ड के लिए फिजिबल नहीं होगी। अगर वीक एसिड वीक बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाए तो अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं उल्टी पीछे भाग जाएगी। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉट फिजिबल। किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए, या कह सकते हैं बैकवर्ड के लिए फिजिबल। तो फिलहाल तो हम फॉरवर्ड के लिए बताते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गए तो रिएक्शन बैकवर्ड भाग जाएगी, फॉरवर्ड नहीं। क्लियर होगी बात? चलिए, जैसे बेस की बात करूं तो C- ज्यादा बेसिक है कि O-, तो C- ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा O- से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या होगी, कम। जिसकी इलेक्ट्रोनिटी जितनी कम वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि उतनी जल्दी क्या कर देगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है वो जल्दी से लोन पेयर डोनेट नहीं करता, क्योंकि ये किसके हैं, पीरियड के हैं। और पीरियड के हैं तो डोमिनेट फैक्टर कौन रहेगा, इलेक्ट्रोनिटी। जितनी इलेक्ट्रोनिटी क्या होगी, ज्यादा, उतना कम बेसिक। तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी कम थी C की, O की ज्यादा थी, तो इसलिए ज्यादा बेसिक। यहां देखिए, अब इसके अगर मैं एसिड बना दूं इसका, यहां देखिए, तो इस केस में क्या है, अगर इसकी बात करें N- की और C- की, तो इनमें ज्यादा बेसिक कौन होगा, इस जिसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या होगी, कम, वो ज्यादा बेसिक होगा। तो इलेक्ट्रोनिटी कम किसकी है, C की इलेक्ट्रोनिटी कम होगी किससे, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा हो जाती है सिंगल बॉन्डेड एंड से, तो इसलिए ये ज्यादा बेसिक हो गया। क्लियर होगी बात? तो पता कर लेंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो O से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक है कि कार्बन से जुड़ने वाला, तो कार्बन कौन सा है, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो O से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक होगा सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा। जितनी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम ज्यादा होता है, मगर बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा कम होता है। यहां देखिए, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक है कि सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है किससे, सिंगल बॉन्डेड से। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। एक और अप्रोच होती है कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। तो देखिए, स्टेबिलिटी से, एक तो हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, एक स्टेबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं। स्टेबिलिटी मतलब अगर मान लीजिए क्या है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में जो एनायन बना या कैटायन बना, अगर प्रोडक्ट साइड में जो सब्सटेंस बन रहा है, अगर वो क्या होगा, देखिए, अगर वो स्टेबिलिटी के डिपेंड करेगा। देखिए, तो सेकंड अप्रोच क्या है, दैट रिएक्शन विल बी फिजिबल इन विच मोर स्टेबल एनायन इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। अगर जो एनायन या कैटायन बन रहे हैं, अगर वो ज्यादा स्टेबल बनेंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, रिएक्टेंट वाले से, तो प्रोडक्ट साइड में जो कैटायन एनायन बन रहे हैं अगर वो ज्यादा स्टेबल होंगे तो इसका मतलब वो बनेंगे, और वो बनेंगे तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चली होगी। तो अगर प्रोडक्ट साइड में क्या है, जो एनायन या कैटायन है अगर वो ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट साइड से, तो भी रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल। तो एक तरीका ये भी होता है।
ठीक है। तो देखिए जैसे हम बात करें इन एनायन की, अगर मैं बात कर लूँ, इनमें एसिडिक बेसिक नहीं देखनी, मुझे सिर्फ स्टेबिलिटी देखनी है। तो एन माइनस ज़्यादा स्टेबल है कि सी माइनस? तो एनायन की स्टेबिलिटी या कैटायन की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, क्या था? चेक करेंगे ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं। तो एन और सी पीरियड के एलिमेंट है, और पीरियड के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? सी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एन की। तो एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है उसकी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर हो गई बात? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा क्या होगी? नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी होगी, तो उतना ही क्या होगा? स्टेबल। तो एन माइनस एनायन ज्यादा स्टेबल होगा किससे? सी माइनस एनायन से। क्यों? क्योंकि ये पीरियड के हैं, और पीरियड के हैं तो डोमिनेट फैक्टर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसकी नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। अगर प्लस होता तो उल्टा हो जाता, ये ज्यादा स्टेबल होता, वो लेस स्टेबल होता। आगे बात समझ में? तो रिजल्ट समझ गए। तो स्ट्रॉन्ग बेस इज द पुअर, ये इसके लिए है, अभी बाद में बताएंगे। अब ये लिविंग ग्रुप का है। तो देखिए अब इसमें लास्ट पॉइंट और देख लें, लिविंग टेंडेंसी ऑफ एनायन। एनायन मतलब जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में कोई नेगेटिव निकल के भागा, कोई भी नेगेटिव निकल के भागा। नेगेटिव निकल के भागा मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागा, मतलब बॉन्ड को तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, चुरा के भाग गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो गया? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, तो ये कह सकते हैं लिविंग टेंडेंसी ऑफ एनायन। तो देखिए लिविंग नेचर ऑफ एनायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। भाई जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना मतलब उतनी जल्दी बन रहा होगा, उतना लेके निकल के भाग रहा होगा। अगर मान लीजिए कोई भी, देखिए लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है? लिविंग ग्रुप या एटम बात करें, वो माइनस लेके इलेक्ट्रॉनों को लेके भागेगा। जो इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड में दे रखे थे उन्हें लेके भाग जाएगा, रात में चुरा के भाग जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाएगा? एनायन हो जाएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, दूसरे का इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो माइनस आ गया। माइनस में अगर वो स्टेबल है, जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा माइनस चार्ज के लेने से, अगर वो स्टेबल एनायन बन रहा है, स्टेबल एनायन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो लेके निकल जाएगा, यानी कि वो निकलेगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। और मान लीजिए वो इतना है कि उनने दूसरे का इलेक्ट्रॉन उठा तो लिया, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज उठा तो लिया, मगर हंगा उतना है नहीं कि लेके भाग जाए उसे। ठीक है, उसके वजन में वहीं दब के गिर जाए, टांग तोड़ ले अपनी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? वो ऐसे सामान को लेके भागेगा ही नहीं, छोड़ देगा। ठीक है, तो अक्सर क्या करते हैं चोर? ऐसे ऐसे सामान को उठाते हैं जो कीमती हो, जो हल्का हो और कीमती हो, जो जेब में रखा जा सके, जिसे आराम से दुक्का के ले जा सके। बड़े सामान को जल्दी से नहीं उठाता, क्योंकि उसमें बोझ ज्यादा, उसे लेके कौन जाएगा। ठीक, चलिए। तो बेटर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है? लिविंग ग्रुप का मतलब है कि कोई भी एनायन निकल के भागे, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेके भागे, तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो वो एनायन बनेगा। अब एनायन जितना ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा तो इसका मतलब उतनी जल्दी भाग रहा है वो। तो अगर नेगेटिव चार्ज के आने से अगर वो स्टेबल हो रहा है तो वो जाएगा, तो वो निकलेगा, तो वो उतना ही बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, चलिए। तो लिविंग ग्रुप की जो नेचर है, लिविंग, ये कह रहा है लिविंग नेचर ऑफ एनायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी बनेगा, उतनी जल्दी बनेगा मतलब उतनी जल्दी वो क्या हो गया होगा? उसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया होगा मॉलिक्यूल से, मतलब वो लीव कर गया होगा। या उल्टा कह लो बेसिक नेचर ऑफ एनायन। बेसिक नेचर क्या होगी? जितनी क्या हो बेसिक नेचर के उल्टा, जितना लेस बेसिक उतना बेटर लिविंग ग्रुप, या जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना वीक लिविंग ग्रुप। बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को देना, जो इलेक्ट्रॉन दे वो बेस, जो जितनी स्ट्रांगली क्या करे, जो जितनी ज्यादा टेंडेंसी में क्या करे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखे, वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। मगर लिविंग क्या कर रहा है? लिविंग तो बेस का उल्टा कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उल्टा छीन रहा है। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन छीने, जो इलेक्ट्रॉन छीने वो लिविंग ग्रुप, जो जितनी जल्दी लिविंग इलेक्ट्रॉन छीने, जो जितनी ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन छीने वो उतना बेटर लिविंग ग्रुप, और जितनी पावर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा उसका मतलब बेसिक नेचर का क्या हो गया? उल्टा। तो जो लेस बेसिक होंगे, वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग, वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। तो या तो भैया आप कैसे, दो तरीके हो गए लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी छांटने के, जितना स्टेबल एनायन होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, या उल्टा कह लो जितना क्या होगा स्ट्रॉन्ग, जितना क्या होगा वीक बेस उतना क्या होगा? बेटर लिविंग ग्रुप। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देख लें। Cl माइनस और I माइनस, ये कह रहा है कि इनमें से बताइए बेटर लिविंग ग्रुप कौन है। Cl माइनस जल्दी रिमूव होकर निकल के भागता है कि I माइनस, तो इनमें से बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? तो एक तो चेक कर लो स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सी और आई, सीएल और आई क्या है, ग्रुप के हैं कि पीरियड के, ये ग्रुप के एलिमेंट हैं 17 ग्रुप के, और ग्रुप है तो डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और साइज जिसका जितना बड़ा उसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव, क्योंकि साइज इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिसाइड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड करती है कि नेगेटिव के फेवर में और पॉजिटिव के अनफेवर में, मगर साइज दोनों चार्ज के फेवर में रहता है। तो सी से बड़ा साइज किसका हो गया, आई का, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, आई माइनस, आई माइनस जितना ज्यादा स्टेबल, ये आई माइनस ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है, आई माइनस जल्दी रिमूव हो जाएगा, नहीं कि ये फटाक से बॉन्ड को तोड़ सकता है, इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो आई माइनस ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, सीएल माइनस से, और जो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप नेचर होगा, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर एनायन की वही ऑर्डर किसका होगा, लिविंग नेचर का, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा, आई माइनस बेटर लिविंग ग्रुप होगा सीएल माइनस से, यानी कि आई माइनस जल्दी निकल के भाग सकता है किससे, सीएल माइनस से। तो बेसिक नेचर की बात कर लो, अब बेसिक पे आ जाओ। बेसिक का मतलब है कि ये ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं, ये क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और साइज डोमिनेट होगा तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ साइज की क्या होती है, इनवर्सली, जिसका साइज छोटा होगा उसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी, तो बेसिक नेचर किसकी ज्यादा हो गई, सीएल माइनस ज्यादा बेसिक हुआ किससे, आई माइनस से, और जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होगी, जिसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी उसकी लिविंग ग्रुप नेचर क्या होती है, कम होती है, उल्टा होता है। तो अगर ये क्या है, ये वीक बेस है तो क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप। तो चाहे तो आप बेसिक ऑर्डर से चेक कर ले करो, चाहे एनाइन की स्टेबिलिटी से, दोनों फैक्टर हैं जहां से भी तुम्हें अच्छा लगे। चलिए कंपेयर लिविंग नेचर, ये NO2 माइनस और RCOO माइनस, ये दो एनायन है, एक तो क्या हो गया, एक तो HNO3, एक तो है HNO3 माइनस और एक RO माइनस, ये कह रहा है इनमें बेटर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बताओ। अब एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करूं, बेसिक नेचर चेक कैसे करूं, यहां तो मुझे ना तो बिल्कुल सिंपल एकदम बेसिक नेचर दिखाई दे रही, ना क्या है एनायन की स्टेबिलिटी चेक दिखाई दे रही, तो एक और ढंग बता रहे हैं, ठीक है क्या, आप जो भी एनायन हमें दे रखे हो, जो भी एनायन दे रखे हो उनमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर हमें बतानी तो इनके कॉन्जुगेट एसिड बना लो, पहले क्या बना लो, इनके कॉन्जुगेट एसिड। एसिड कैसे बनेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेंगे, H प्लस ऐड करके, तो इनमें एक एक H प्लस ऐड कर दो, तो H प्लस ऐड कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें एक H प्लस ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड, इसमें एक H प्लस ऐड कर दिया तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें हमने क्या कर दिया, राइट देयर कॉन्जुगेट एसिड बाय द एडिंग ऑफ H प्लस, तो इनमें H प्लस ऐड करके इनके कॉन्जुगेट एसिड बना लो। अब ये जो एसिड बन गए, इन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ बड़े आराम से इसमें पता कर सकता हूं, जो नाइट्रिक एसिड है वो एक इनऑर्गेनिक एसिड है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड है वो जनरली क्या होते हैं, वीक, तो जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक एसिड हो गया। तो राइट देन द एसिडिक ऑर्डर, तो आप क्या करें, पहले कॉन्जुगेट एसिड बनाएं, फिर उनकी फिर उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ लिखें, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक एसिड है। अब ध्यान दीजिए, जो क्या होगा, जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वही क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, बेसिक नेचर होगी। ये अगर स्ट्रॉन्ग, इसकी क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर इसका मैं कॉन्जुगेट बेस देखूं, कॉन्जुगेट बेस कौन सा, NO3 माइनस, तो अगर मैं बेसिक नेचर देखूंगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या होगा, वीक होगा। ध्यान रखना, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, वीक बेस बनेगा। कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, अगर ये एसिड है तो ये उल्टे कह लो, ये इसके इनके क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा, और ये वीक बेस होगा तो वही क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप। जो वीक बेस है वही क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप। तो कहने का मतलब है ये बेटर लिविंग ग्रुप है, यही क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो देखिए, तो आप बस सीधा सा फंडा ध्यान रखें कि जो भी एनायन दे रखे उनके कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, और कॉन्जुगेट एसिड की क्या करो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखो, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वही क्या होगी, लिविंग ग्रुप ऑर्डर होगी। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक, और जो वीक बेस होगा वही क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप। तो यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वही क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग एसिड था नाइट्रिक एसिड, तो NO3 माइनस, यानी कि जो नाइट्रेट आयन है वही क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप। तो अगर लिविंग ग्रुप जो नेचर है वो बिल्कुल वैसी नेचर होगी जैसे कि इनकी कॉन्जुगेट एसिड की थी। जो कॉन्जुगेट एसिड का ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप ऑर्डर हो जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड था, जो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है वही क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो क्या रिजल्ट आया निकल के,
स्ट्रॉन्ग बेस आर पुअर लिविंग ग्रुप, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा, तो इस बेसिक नेचर जितनी ज्यादा उतनी लिविंग नेचर क्या हो जाएगी, कम। या बीग बेस क्या होगा, बीग बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो जो बीग बेस होगा वो क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल, कौन सी रिएक्शन इनमें फिजिबल है। इस रिएक्शन को फिजिबल देखने के लिए भी आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके से जोन सा भी आपको पसंद आए वो आप अपना सकते हैं। क्या है देखिए, ऐसे देख लीजिए, इधर एनायन कौन है Cl माइनस, उधर एनायन कौन बन रहा है F माइनस, इधर Br माइनस, इधर Cl माइनस, तो चेक करिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब रिएक्शन उधर भाग रही होगी, और ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन उधर भाग रही होगी। रिएक्शन उधर भागती है जिधर स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो देखिए Cl माइनस ज्यादा स्टेबल है कि F माइनस, तो अगर मैं F को, Cl को, Br को देखूं तो ये क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर होगा साइज, और जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एनायन की या कैटायन की, क्योंकि साइज जितना बड़ा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है चार्ज को होल्ड करने की। तो ध्यान रखिए F माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा Cl माइनस, Cl माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा Br माइनस, Br माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा I माइनस। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करूं तो F माइनस ज्यादा स्टेबल है कि Cl माइनस, तो ये ज्यादा स्टेबल है, और ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन इसका मतलब कहां भाग रही होगी, पीछे, यानी कि फॉरवर्ड नहीं जाना चाह रही होगी, क्योंकि F माइनस लेस स्टेबल है किससे, Cl माइनस से। तो जब Cl माइनस ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है F माइनस से, तो ये यहीं रहेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं भागेगी। एक तरीका तो ये हो गया। यहां देखिए Br माइनस ज्यादा स्टेबल है कि Cl माइनस, तो Br माइनस ज्यादा स्टेबल है, और Br माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये यहीं रहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, तो ये भी क्या होगी, नॉट फिजिबल। यहां देखिए Cl माइनस और Br माइनस, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, Cl माइनस से ज्यादा स्टेबल Br माइनस है, क्योंकि साइज बड़ा हो गया, और Br माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन तुरंत कहां भाग जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ, जिधर ज्यादा स्टेबल एनायन बन रहा है तो उधर भाग जाएगी। आगे बात समझ, तो रिएक्शन क्या हो गई, फिजिबल। एक ढंग तो ये हुआ। दूसरा ढंग देख लो, लिविंग ग्रुप का देख लो, बेटर लिविंग ग्रुप का। Cl माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है कि F माइनस, Cl माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है, F माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है कि Cl। तो अगर Cl माइनस ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है किससे, F माइनस से। क्यों, देखिए अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे HF, HCl, HBr, ये HI, ये देख लो बेटर लिविंग ग्रुप। देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती है। तो अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए कि अगर हमने देखा तो Cl माइनस, F माइनस से बड़ा साइज Cl माइनस का, Cl माइनस से ज्यादा Br माइनस का, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घटती चली जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो F माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और Br माइनस, Cl माइनस और बीग बेस, और Br माइनस और भी बीग बेस। जितना बीग बेस उतना बेटर लिविंग ग्रुप। तो इसका मतलब है कि F माइनस से बेटर लिविंग ग्रुप होता है Cl माइनस, और Cl माइनस से बेटर होगा कौन, Br माइनस। तो क्या ऐसा होगा कि इस F माइनस निकल के भाग जाए और Cl यहीं, Cl को यहाँ जोड़ के भाग जाए, तो Cl तो F से भी जल्दी निकल के भागने वाला है, क्योंकि Cl की लिविंग ग्रुप ज्यादा है किससे, F माइनस से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि F कहे इससे Cl से, कहे इधर आ जरा, यहाँ बैठ थोड़ी देर, इसके गाय का रस्सा पकड़, और मैं जरा जा रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी घूम के। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा नवाब तो ये खुद है। तो ये अगर इसे कहेगा कि आना जरा इधर थोड़ी देर यहाँ बैठना, तो ये उल्टा कहेगा कि वहीं बैठा रहे, ठीक है, पहले मैं घूम के आऊंगा, क्योंकि Cl माइनस के लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ज्यादा है। तो F माइनस निकल जाए Cl को उल्टा यहाँ छोड़ के, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि Cl तो उससे भी जल्दी निकल के भागने वाला है। तो ये इसका मतलब क्या है कि F माइनस लिविंग ग्रुप, F की जो लिविंग ग्रुप नेचर है वो Cl से कम है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि F माइनस निकल जाए और Cl आके जुड़ जाए, क्योंकि Cl की नेचर, लिविंग की नेचर ज्यादा है F से। इस केस में देखिए तो Br बेटर लिविंग ग्रुप है किससे, Cl माइनस से। तो Cl माइनस निकल के भागे उससे पहले तो Br ही भाग जाएगा, तो Br यहाँ क्यों आएगा, ये खुद निकल के भाग जाएगा, तो इसका मतलब रिएक्शन करेगा ही नहीं इससे। हाँ, Br माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है किससे, Cl माइनस से, तो Cl माइनस भागे उससे पहले कौन भाग जाएगा, Br माइनस, क्योंकि इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये Br माइनस निकल के जाएगा और Cl को यहीं बैठा जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल। तो जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो क्या रिमूव हो जाता है, और जो लेस यानी कि वीक लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, वो रह जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन कौन सी फिजिबल हो जाएगी, थर्ड। तो या तो एनायन की स्टेबिलिटी से चेक कर लो या लिविंग ग्रुप से। देखिए तो अप्रोच क्या है, रिएक्शन विल बी फिजिबल इफ मोर स्टेबल एनायन इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में अगर ज्यादा स्टेबल एनायन हो रहा है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं। तो देखिए Cl माइनस से ज्यादा स्टेबल F माइनस नहीं, Cl माइनस ज्यादा स्टेबल था तो रिएक्शन पीछे ही भागेगी, तो इसका मतलब नॉट फिजिबल।
Cl माइनस से ज्यादा स्टेबल है कौन, Br माइनस, तो रिएक्शन पीछे जाएगी। Br माइनस ज्यादा स्टेबल है किससे, Cl माइनस से, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड भाग जाएगी। चलिए जी, तो समझ में आ गई। सो सी फिजिबल थी। अप्रोच सेकंड, रिएक्शन विल बी फिजिबल इफ बेटर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। अगर बेटर लिविंग ग्रुप प्रोडक्ट साइड में जो लिविंग ग्रुप है वो बेटर हो, ठीक है, तो ये बेटर होगा तो इसका मतलब ये निकल कर भाग गया होगा। तो देखिए Cl माइनस बेटर है कि Br माइनस, तो Br माइनस बेटर है, तो प्रोडक्ट साइड में बेटर लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब ये बेटर लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब ये निकल कर भाग गया होगा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बन गया होगा, तो ये रिएक्शन फिजिबल हो गई। Cl माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है कि Br माइनस, तो Br माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये वीक लिविंग ग्रुप है और ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल कर आ जाए ऐसा नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये गलत बात है, तो ये हो ही नहीं रहा होगा, ये बेटर लिविंग ग्रुप इसको निकल कर नहीं भागने देगा, तो इसका मतलब रिएक्शन नॉट फिजिबल। यहाँ देखिए ये बेटर लिविंग ग्रुप है कि ये, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तो जिधर बेटर लिविंग ग्रुप बैठा होगा रिएक्शन उधर भाग जाएगी। ये कह सकते हैं जिधर स्टेबल एनायन बैठा हो उधर रिएक्शन उधर भाग जाएगी। तो यहाँ बेटर लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन इधर भाग गई, यहाँ बेटर लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन इधर भाग गई, यहाँ बेटर लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन यहाँ गई, या उल्टा कह लो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जिधर स्टेबल एनायन है, यहाँ स्टेबल एनायन है रिएक्शन पीछे भाग जाएगी, यहाँ स्टेबल एनायन है रिएक्शन पीछे भाग जाएगी, यहाँ स्टेबल एनायन है रिएक्शन फॉरवर्ड भाग जाएगी। चलिए जी देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड इन मोस्ट इजीली। ये कह रहा है इन इस रिएक्शन में किस रिएक्शन में कार्बन कैटायन आराम से बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, लिविंग एफ लिविंग ग्रुप निकल के जा रहा है, अब कोई भी लिविंग ग्रुप निकल रहा है और कार्बन कैटायन जनरेट हो रहा है, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, तो देखिए एफ जल्दी निकल के भाग जाएगा कि Cl, भाई ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर एफ माइनस जल्दी निकल के भागता है कि Cl के Br माइनस के I माइनस, तो एफ माइनस से बेटर लिविंग ग्रुप है Cl माइनस, Cl माइनस से बेटर है Br माइनस, Br माइनस से बेटर है I माइनस, तो जितना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी निकल के भाग गया होगा, और जितनी जल्दी निकल के भाग गया होगा उतनी कम एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड। ये कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही होगी, रिक्वायर्ड हो रही होगी। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही होगी। तो किस केस में ज्यादा रिक्वायर्ड हो रही होगी, इस केस में जहां पे ये क्या है, थका हुआ बच्चा है, क्या होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को कहने की जरूरत नहीं के प्रति कि बेटे पढ़ ले, बेटे पढ़ ले, बेटे पढ़ ले, ठीक है, या ऐसे समझ लो मैंने आपको 4 घोड़े बता रखे हैं, ये वही घोड़ा है जिसे मारो को मारो उसके बाद भी हट कहता है कि बिटसनम आप कितना मान लीजिए चल के नहीं देंगे, ठीक है, और ये जिसे कोड़ा मारने पे चल देता है, ये वो है जो कोड़ा दिखाते फटकारते ही भागता है, ये परछाई देखते निकल जाता है। आगे बात समझ में, तो इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही क्योंकि वो घोड़ा कैसा है, कैसा वाला, तुम तो ऐसे भी नहीं हो, तुम्हारा घोड़ा तो कहाँ है, वही है बिस्तर पे बैठ जाते और टका टक चल घोड़े, ठीक है, वो घोड़ा कहीं नहीं जाता तुम्हारा। तो किस में एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, इस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी तो डेल्टा H1 ज्यादा होगी, डेल्टा H2 और कम, डेल्टा H3 और भी कम, और डेल्टा H4 और भी कम। और पहली बात ये डेल्टा H होंगी कैसी, प्लस, प्लस मतलब रिक्वायर्ड हो रही है एनर्जी। तो किस केस में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, फर्स्ट केस में, और थर्ड केस लास्ट केस में सबसे कम एनर्जी होगी। क्लियर, ये उस टाइप के हैं कि पेमेंट सीट पे भी आपका एडमिशन करा दें तो वहां भी क्या करते हैं, गटके खाते हैं, वहां भी जुगाड़ में रखते हैं कि कहीं से पेपर का जुगाड़ हो जाए। तो समझ गए, तो इजी ऑफ रिएक्शन किस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना स्टेबल कार्बन कैटायन बन रहा हो, जितना स्टेबल कार्बन कैटायन बन रहा हो उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, कार्बन कैटायन बन जाएगा, उतनी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। मगर इसमें जो कार्बन कैटायन बन रहे थे वो सब एक जैसे बन रहे थे, R+R+R+, तो फिर सेकंड नंबर पे किस पे पहुंच गए थे, बेटर लिविंग ग्रुप पे। अगर डिफरेंट कार्बन कैटायन बनते तो फिर कार्बन कैटायन को पहले चेक करता बाद में लिविंग ग्रुप को, मगर इसमें जो कार्बन कैटायन है वो सब में R+R+R+ है, तो इसलिए कार्बन कैटायन तो सेम है, तो अब क्या देखेंगे, बेटर लिविंग ग्रुप। तो इजी ऑफ रिएक्शन किसमें होगी, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल हो या कह लो जितना बेटर लिविंग ग्रुप हो, या तो लिविंग ग्रुप से पकड़िए या स्टेबिलिटी से पकड़िए। F माइनस ज्यादा स्टेबल है कि Cl माइनस, तो F माइनस से ज्यादा स्टेबल Cl, Cl से ज्यादा स्टेबल Br, Br से ज्यादा स्टेबल I, क्योंकि साइज जैसे जैसे ये ग्रुप के एलिमेंट हैं और ग्रुप के एलिमेंट में डोमिनेट फैक्टर होगा साइज जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब I माइनस जल्दी बन जाएगा, और I माइनस जल्दी बनेगा तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो I माइनस जल्दी हो तो इसमें एनर्जी क्या होगी, कम रिक्वायर्ड। ये जल्दी से नहीं चलेगा, ये घोड़ा समझ जाओ कैसा वाला है,
ठीक है। तो ये जल्दी से नहीं निकलेगा, जल्दी से नहीं बनेगा, तो इस केस में एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसमें थोड़ी और कम, इसमें थोड़ी और कम, इसमें थोड़ी और कम। या लिविंग ग्रुप से देख लो, ये बी पुअर लिविंग ग्रुप है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है। जल्दी निकल के भागेगा तो एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होगी, देर से निकल के भागेगा तो ज़्यादा पीटना पड़ेगा। आगे बात समझ में नहीं? तो इजी ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली होगी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं लिविंग ग्रुप पे। तो इन दिस क्वेश्चंस कार्बोकैटायन सेम, कार्बोकैटायन क्या था? सेम था। तो इजी ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ये कह सकते हैं लिविंग नेचर ऑफ एनायन। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन हो, या कह सकते हैं जितना लिविंग नेचर ऑफ एनायन हो। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, यहां दिखाइए। देखिए, अप्रोच ऑल दीज रिएक्शन ओनली बॉन्ड फिजिबल टेक प्लेस, देयरफॉर दे आर द एंडोथर्मिक। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब हथौड़ा मारना है, ठीक है, एनर्जी देनी है, बॉन्ड को तोड़ना। तोड़ने के लिए क्या चाहिए? तोड़ने के लिए कुछ तो काम चाहिए। लकड़ी भी तोड़ोगे तो तोड़ने के लिए काम चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, तो क्या होगा? जहां कहीं भी आपको तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ना है, तो एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड। तो कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक नेचर का रिएक्शन होगा। तो एंथैल्पी चेंज इसमें कैसे होगी? रिक्वायर्ड होगी, यानी कि डेल्टा एच कैसे आएगी? प्लस की। और एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतनी एनर्जी क्या होगी? जितना स्टेबल होगा उतनी तो जल्दी बन गया होगा, उतना काम कम करना पड़ेगा, तो उतनी एनर्जी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से बन जाएगा, तो उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी? कम, इसलिए इनवर्सली थी। तो फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो है डेल्टा एच है, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, उतनी आसानी से बन जाएगी, कह सकते हैं बॉन्ड उतनी आराम से टूट गया होगा। ठीक है जी, चलिए। एक बात और ध्यान रखनी है, कभी कभी वो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके ना कह के कह देता के ए बताओ, के ए का ऑर्डर बताओ। तो के मतलब कांस्टेंट, ए मतलब एसिड के लिए। तो जितना ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है वही के ए ऑर्डर होगा, यानी कि उल्टा मतलब समझो कि के ए ऑर्डर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? एसिडिक ऑर्डर पूछ रहा है। के ए ऑर्डर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? एसिडिक ऑर्डर। पी के ए, पी मतलब, पी का मतलब है उल्टा, के ए का मतलब एसिडिक ऑर्डर, और साथ में क्या लगा दिया? पी, तो इसका मतलब एसिडिक का उल्टा। ठीक है, तो जो के ए जो ऑर्डर होगा, के ऑर्डर मतलब एसिडिक ऑर्डर, और पी के ऑर्डर का मतलब इसका उल्टा, यानी कि एसिडिक का उल्टा। चलिए, एच आयन, एच आयन मतलब के मतलब एसिड। ठीक है, तो जो एच आयन की कंसंट्रेशन का ऑर्डर, ये समझ लो के का ऑर्डर या एसिडिक ऑर्डर एक ही बात है। अब वो पी एच कह दिया, एच मतलब एसिडिक ऑर्डर और पी का मतलब एसिडिक का उल्टा। क्लियर हो गई बात? सेम कहानी ऐसी है, जब एच आयन का मतलब एसिड तो ओ एच आयन का मतलब क्या हो गया? बेस। तो ओ एच आयन का मतलब बेसिक ऑर्डर पूछ रहा है तो इसका मतलब एसिडिक का उल्टा। तो इतनी बात ध्यान रखो आप। तो के ए का मतलब एसिडिक ऑर्डर और एच आयन का मतलब एसिडिक ऑर्डर, और इन पे पी लगा देने कि पी के ए या पी ई एच, तो इसका मतलब क्या हो गया? एसिडिक का उल्टा, मतलब बेसिक ऑर्डर पूछ रहा है। सेम कहानी है, जैसे के बी हो जाए या ओ एच आयन हो जाए, तो के बी ऑर्डर या ओ एच आयन ऑर्डर मतलब बेसिक ऑर्डर, और पी के बी या पी ओ एस तो इसका मतलब एसिड बेसिक का उल्टा, बेसिक का उल्टा मतलब एसिडिक ऑर्डर। तो जो बेसिक ऑर्डर होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पी के बी ऑर्डर हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ये बातें। ठीक, तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है। अब जीओसी से स्टार्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो प्योर जीओसी का होगा, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरा सा भी। देखिए, सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले आप लोगों का होगा, सिलेक्शन होगा तो आप लोगों का होगा। बहुत बस सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि सिर्फ लेक्चर को आप कंटिन्यू देखते जाएं। समझ में आ रहा कुछ भी तो ठीक बात है, और नहीं समझ में आ रहा तो इससे बेहतरीन बात हो ही नहीं सकती, सिलेक्शन जरूर होगा। बस देखते जाइए, रुकिए मत। आप ऐसे घोड़े बनो जो चलता जाए। घोड़ा ये थोड़ी ना सोचेगा क्यों चल रहे हैं। आप तो जरा सा दो पे सोचते नहीं, कुछ समझ में आया नहीं, सोचते नहीं कि पहुंच गया मैं मेडिकल कॉलेज में। सोचना नहीं कुछ भी, बस चलते जाओ, पढ़ते जाओ, इनको देखते जाओ, सुनते जाओ। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इससे और बढ़िया बात नहीं हो सकती। नंबर आपका आएगा पहले, सिलेक्शन होगा तो पहले आपका, ठीक है, और किसी का नहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि तोड़ देना है सिलेक्शन को।
तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि बस आप देखते जाएं, कुछ भी समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इस पर ज़्यादा दिमाग को मत लगाएं। जरा से भी कोई चीज़ पकड़ लेंगे, ये समझ में नहीं आई तो बस अटक जाओगे भाई। आगे चलिए, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, कुछ दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में सब बातें बताई जाएंगी, बार बार आएंगी, इनकी एप्लीकेशन आएंगी। अब जैसे अभी मैंने बहुत सारी कुछ बातें बताई, इनमें से कोई बात समझ में नहीं आई तो अभी आगे कई बार आएंगी, ये तब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। थैंक्स।